बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत से गुजर रही हो। थोड़ा डॉजिंग सा मौसम है। सुबह जब निकली घर से तो फॉग जो है वो थोड़ी हल्की हल्की सी थी, और उसके बाद जब ऑफिस में तैयार होने के बाद थोड़ी देर के बाद बाहर देखा तो पता देखा कि फॉग जो है वो बजाय कम होने के गहरी हो गई, और फिर उसके बाद सूरज निकलने के साथ साथ हल्की हल्की ज़रा आहिस्ता होना, कम होना शुरू हो गई। ये हालात और ये मौसम जो है ये जारी रहेगा जब तक कि बारिश का सिलसिला नहीं होता, और जिसके लिए हम दुआगो हैं कि बारिशों का सिलसिला जल्द अज जल्द हो, ताकि खुश्क सर्दी और इसके जो असरात हैं और इसकी वजह से जो मसाइल हैं उससे हमारी जान छूटे। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मतलब है कि हम जिसकी इसकी जितनी भी तारीफ़ करें और जैसे जैसे हम अपने मज़हब को समझते जाते हैं, हमें उसकी डेप्थ का, उसकी गहराई का, उसकी खूबसूरती का और उसके इल्हामी होने का यकीन होता चला जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आजकल हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते हैं या जानते हैं, भले वो सेहत के हवाले से हों, भले वो दुनिया की या फितरत के किसी कानून के बारे में हो, कायनात की किसी इसरार के बारे में हो, किसी न किसी चीज़ के बारे में हो, हर एक चीज़ का सिरा जो है कहीं ना कहीं उसकी खोज जाके जुड़ती ज़रूर है हमारी किताब कुरान हकीम से, जिसे किताब हिकमत व दानाई कहा गया है। और इसमें डेफिनेटली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हयात पाक से भी बहुत सारे ऐसे फार्मूले, बहुत सारे ऐसे तरीके मिलते हैं जो आजकल की ज़िंदगी में लागू होते हैं। अब देखें ना, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स आजकल हैं उनको जिस तरह से रेजिस्ट करने के लिए हमें कुछ सिंपल टिप्स जो हर एक के अपने इल्म में होनी चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं, या अदरवाइज़ भी अगर हमें दुश्मनियों का सामना है, अगर हमें लगता है कि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कि हमें ख़तरा है, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दहशतगर्द हों, वो कोई भी ऐसे अफराद जिनकी की ख़ानदानी दुश्मनी भी हो सकती है, कोई तनाज़ा हो सकता है, और उसके अलावा भी अपने ज़िंदगी में कुछ एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना बहुत ज़रूरी रहता है और बहुत अच्छा भी रहता है, इसलिए कि एहतियात लाजिम है। और हमेशा से हम सुनते हैं कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, परहेज़ इलाज से बेहतर है, लेकिन एहतियात जो है वो बहुत सारे आने वाले ऐसे हादसात की रोकथाम में बहुत मौसर एक कदम जो है वो साबित होती है। उन सिक्योरिटी मेयर्स में से जो सबसे पहला है वो ये कि कोई फ़िक्स टाइम आप मतलब ना रखें कि जब आपने घर से निकलना है और आपने घर वापस आना है, मतलब उस टाइम को हमेशा थोड़ा सा फ्लक्चुएट होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। कोई आपके बारे में प्रिडिक्ट ना कर सके कि आप किस टाइम पे निकलेंगे और किस टाइम पे आप वापस आएंगे। इस टाइम को रद्द-बदल करते रहना ये बहुत सारा जो है ज़रूरी होता है और इससे बहुत सा फ़ायदा होता है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो है कि रास्ता जो है वो हमेशा आपने अपना बदल बदल के जाना है, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हयात पाक में नज़र रखें तो पता मतलब वो अगर एक रास्ते से जाते थे, दूसरे रास्ते से वापस आते थे। ख़ास तौर पे नमाज की जो ईद की जो नमाज़ है उसके लिए हमें वैसे भी ताकीद है कि अगर आप एक रास्ते से गए हैं तो दूसरे रास्ते से वापस आएँ, और इसे सुन्नत भी का दर्जा भी दिया गया है। लेकिन मतलब आम ज़िंदगी में भी आप अगर हम ये कर लें कि बहुत सारे रास्ते एक्सप्लोर करना शुरू कर दें और कोई एक फ़िक्स रूट ना हो हमारा जिस पे हम जा रहे हैं और जिस पे हम वापस आ रहे हैं, तो ये भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि घात में होते हैं, मौका की तलाश में होते हैं, उनसे बचने में एक बड़ा अहम स्टेप जो है वो साबित हो सकता है। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि अपने बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना ज़रूरी नहीं है। मैं इतने बजे निकल रहा हूँ, मैं इतने बजे निकल रही हूँ, मैं इतने बजे पहुँच रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ से वहाँ जा रही हूँ। अपने बारे में इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आजकल हालात जिस तरह के हैं उसमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सा शख्स जो है वो दोस्त है और कौन सा नहीं, कौन सा मुखबर है और कौन सा जो है वो किसी घात में, किसी मौके की तलाश में है। सो अपने बारे में इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उसे सीक्रेट रखना और उसको अपने तक महदूद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर सिर्फ अपने तक नहीं तो चंद मखसूस लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं और आप कितने बजे वहाँ से मूव कर रहे हैं। कोई एक आध बंदा जो आपका बहुत नज़दीकी है उसको आपके इन मामूलात का और इन तमाम चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए, ताकि वो चेक रख सके कि आपने जिस वक्त जिस जगह पे मौजूद होना था आप उस वक्त उस जगह पे मौजूद हैं या नहीं हैं, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी हादसे, किसी भी हंगामी सूरत हाल या किसी भी इस तरह के वाक़े जो है उससे निपटा जा सके। ये तमाम चीज़ें जो हैं, बहुत सारे और ऐसे क्राइम्स जिन्हें हम अगवा बराए तावान या ऐसी और बहुत सारी कभी किस्म की बातें जो कि हमारे यहाँ पर आजकल चल रही हैं और उन सब से बचने के लिए ज़रा मौसर है, इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और टिप जो बहुत इफ़ेक्टिव है ना और जिसका हमारी ज़िंदगी में ख़ासा फ़र्क हो सकता है वो ये कि जो अपने घर में मुलाजिम रखे हैं उनकी ज़रूर चेक करें कि उनका बैकग्राउंड क्या है। आज से पहले तक तो हम कोई भी एम्प्लॉय अगर रखते थे कहीं पर भी तो हम उसके बारे में चेक नहीं करते थे कि वो कौन है और क्या है। और एक और चीज़, उसका मजहबी जो कोई भी नुक्ता नज़र है, ये एफिलिएशन है या कोई भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें उसके बारे में आगाही भी बहुत ज़रूरी है कि वो जो शख्स है वो किस जगह से ताल्लुक़ रखता है, किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है, उसका पक्का जो पता जिसे कहते हैं मुस्तकिल पता वो कौन सा है, और उस इलाके के अगर कोई ऐसे मोतबर लोग हैं जो कि उसकी गवाही या ज़मानत देने के लिए तैयार हों तो बहुत ज़रूरी है कि वो भी हमारे पास हो। और उसके
इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक लार्जर जगह पे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में है, तो हमें अपने साथ काम करने वाले लोगों के अकीदों का, उनके नज़रियात का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। ये वैसे भी बहुत अच्छा है, इसलिए कि बाज़ औक़ात हम स्टेप इन कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम किसी ऐसे शख्स के सामने उसकी सियासी जमात को गालियाँ दे रहे हैं या उसको बुरा भला कह रहे हैं जिसके साथ उसकी वाबस्तगी बहुत गहरी है। तो एक दूसरे की दिलशिकनी से भी हम बच सकते हैं और हम जान भी सकते हैं कि हमें किस तरह के लोगों से फिर मोहतात रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, ये और इसके अलावा कुछ और टिप्स जो हैं ये हैं कि अपनी आँखें खुली रखें जब आप सफ़र कर रहे हों, और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हों जहाँ पर के बहुत सारा रश हो, तो फिर आपने देखना है कि आप वहाँ पर मौजूद रहें जहाँ पर आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग मौजूद हों, बजाय इसके कि आप किसी अकेली जगह पर जो है वो ट्रैप हो जाएं और वहाँ पर जाकर रुक जाएं। और फिर कैमरा आपके घर में एक अगर हो सके जो सिक्योरिटी के लिए नस्ब किया जा सके, जो किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर रास्ता है आने जाने वाले लोग, या कोई ऐसी जगह जहाँ से आपको लगता है कि आपको ख़तरा है कि कोई आ सकता है, वहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा सिक्योरिटी कैमरा ज़रूर मौजूद होना चाहिए जो कि देख सके कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। और फिर आजकल बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस आई हुई हैं जिसमें कि अगर बेल बजाई जाती है तो फिर घर के अंदर से ही जवाब पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो घर में अगर ख़वातीन सिर्फ मौजूद हैं या बच्चे मौजूद हैं तो गेट पर जाकर पूछना और पूछ कर फिर दरवाज़ा खोलने का जो एक तरद्दुद से बचने के अलावा वहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने किस शख्स के लिए दरवाज़ा खोलना और नहीं खोलना। दरवाजे भी ऐसे इलेक्ट्रिक आ गए हैं जिनको अंदर से ही बटन दबा के खोला जा सकता है और लॉक किया जा सकता है। सो ये बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकते हैं। और ज़िंदगी एक बहुत कीमती चीज़ है जिसकी हिफाजत का हमें हुक्म भी है और इसको हमें वैसे भी बचा के रखना है, इसलिए कि हम अपने लिए तो जो होते हैं सो होते हैं, हमें अपनी जान जितनी अजीज़ होती है सो होती है, लेकिन वो सब बहुत सारे प्यारे जिनके लिए हम बहुत अहम होते हैं और हमारी गैर मौजूदगी में उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़ासे मसाइल से दो चार हो सकती है। उन सब के लिए हमें अपनी हिफाजत करना और अपने आप से प्यार करना और अपनी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये उनके लिए प्यार का एक हिस्सा होता है, ये हमारी ज़िंदगी पे उनका हक़ होता है जो कि हम लौटा रहे होते हैं। आजकल हालात जो हैं वो इसी तरह के हैं कि हमें ख़ुद अपने इन छोटे छोटे मेयर्स को लेना पड़ेगा। अगर हम इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नहीं ले सकते तो मिलजुल कर कोई ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जहाँ पर अगर मोहल्ला, जैसे पहले हुआ करता था कि मोहल्ले में हम आने जाने वाले मशकूक अफराद पर नज़र रखें, अगर कोई किसी जगह खड़ा नज़र आए तो बड़े जो हैं या बुज़ुर्ग जो हैं वो पूछें उससे कि वो कहाँ से है और वो क्यों यहाँ पर खड़ा है, और वो खड़ा हुआ है तो उसने उसकी मतलब वजह क्या है, और उसके बाद नज़र रखें कि कौन से अफराद ऐसे हैं जिनका कि गैर ज़रूरी तौर पर आना जाना है, उनकी सरगर्मियाँ ठीक और अच्छी नहीं हैं। ये सब वो काम हैं जो कि मेरे और आपके करने की हैं, और अगर हम अपनी अपनी जगहों पर रहते हुए ये काम करना शुरू कर देंगे तो ज़रूरी है और बहुत अच्छा है और बहुत लगता है इस तरह से मुमकिन है कि हम अपना किरदार जो है वो अदा कर सकें, ना सिर्फ अपनी हिफाजत में बल्कि अपने माशरे में और अपने इर्द गिर्द जो मौजूद एक क्राइम्स का सिलसिला है, जिन्हें स्ट्रीट क्राइम से लेकर तो आप फिर आगे मुख्तलिफ़ किस्म की जराइम, इनकी रोकथाम में भी हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा हिस्सा जो है वो किरदार अदा कर सकें। आज का शो जो है उसकी तरफ मैं चलूँगी। आज सर्दियों का जो मौसम है और इस हवाले से हमने अपने शेफ़ के साथ जो रेसिपी लाइन अप की है नवीसा PM लाउंज से, तो आप हमें बनाना बता रहे हैं ट्राउट मछली। जी फ्रेश ट्राउट है। तो ट्राउट अवेलेबल है मार्केट में? जी सीज़न आ गया इसका, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है सॉरी उसके साथ साथ ये आती रहती है ट्राउट ना। सही, तो आपको मार्केट में ट्राउट दस्तयाब होगी। हम आज आपको एक बहुत आसान सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी बताएंगे कि ट्राउट को आपने कैसे बनाना है झटपट तरीके से, और इसके साथ साथ हम तंदूरी सिर्फ बता रहे हैं। तंदूरी सॉस है इसके साथ हम लाएंगे, ये थोड़ा फ्यूजन सॉस है, ठीक है, देसी और कॉन्टिनेंटल टच के साथ। ज़बरदस्त। तो ये डिलाइट जो है ये फ्लेवर आप अपने घर पर इंजॉय कर सकेंगे। इसके अलावा आज जो आपकी मुलाकात है हमारे जिन मेहमानों से, वो एक बड़ा ज़बरदस्त सा कवाल ग्रुप, और वो हमारे साथ शेयर करेंगे सुफियाना कलाम। आप एक अरसे से उनको सुनते चले आए, बख्शी सलामत कबाल के साहबजादे, और BGS कबाल ग्रुप जो है आज हमारे साथ होगा, और खूबसूरत सुफियाना कलाम जो है वो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रोग्राम में सबसे पहले हिस्से में आपकी मुलाकात मैं करवाऊँगी डॉक्टर रेहान उपल से। और आजकल के मौसम में अगर आपने गौर किया हो तो ये जो फ्लू और सर्दियों की वजह से ड्राई कफ और इस तरह के मसाइल के साथ साथ एक और मसला जो कि बहुत ज़्यादा होता है वो माइग्रेन का है, आधे सर का दर्द। तो इस बारे में मेडिकल स्पेशलिस्ट क्या कहते हैं, क्या टिप्स हैं उनकी, और कैसे इससे बचा जा सकता है, और क्या इसका इलाज है, ये सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक कॉलर से भी बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है फराज? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। देखो सुबह सुबह कॉल मिल गई, मैंने अपने हस्बैंड को बिठाया हुआ है, मैंने कहा नहीं भी कॉल मैंने ट्राई करनी है, आप बैठे। अच्छा, तो शर्त लगी हुई है क्या कोई? हाँ शर्त लगी हुई थी, बड़ा दिल चाह रहा था, काफी अरसे से ट्राई कर रही थी तो कॉल नहीं मिलती थी। अच्छा चले, फिर हस्बैंड की बरकत से मिल गई आपको? जी हस्बैंड को पास बिठाने से मिल गई है?
पता नहीं दुआ लग गई है। अच्छा चलें, जबरदस्त। असल में मेरे हस्बैंड भी बड़े फैन है आपके ना, आपकी बातें बड़े शौक से ऑफिस जाने से पहले सुनते हैं। अच्छा चलिए, थैंक्स टू हिम एज वेल। ये तामोज बातें होती है आपकी, बड़ी माशाल्लाह मीठी मीठी बातें होती हैं, अंदाज बहुत अच्छा होता है फरा, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू पसंद सो आता मच, है। बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह ड्रेस गरम गरम सर्दियों का पहना हुआ है, हम कॉलरों को भी कोई ड्रेस वगैरह दे ना। कॉलर्स को ज़रूर देंगे हम बहुत जल्द करने लगे हैं इस तरह का प्रोग्राम जिसमें हम आप लोगों को ड्रेस भी गिव अवे कर रहे होंगे जब डिज़ाइनर्स को बुलाएंगे, ताकि आपको आपकी पसंद के ड्रेस जो है वो मिल सके। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज आपकी मुलाकात हम कराएंगे मेडिकल स्पेशलिस्ट और बहुत अच्छे डॉक्टर रेहान उपल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, कैसे हैं? बिल्कुल सही। आज हम बात करने जा रहे हैं माइग्रेन के ऊपर। आधे सर का दर्द पूरे में हो जाए, इसको आधे में होने का क्या प्रॉब्लम होता है? ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने आज डिस्कस करना शुरू किया। इनफैक्ट हम माइग्रेन के साथ साथ अगर सर दर्द के ऊपर भी बात कर लें, जी। क्योंकि सर दर्द एक ऐसा सिम्टम है जो कि बड़ा कॉमन है और कॉमनली इग्नोर भी होता है, नज़रअंदाज भी किया जाता है। इस सिम्टम के पीछे अगर हम देखना शुरू करें तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी ऐसी अलामात हैं जिसके तहत हम एक डिज़ीज़ तक पहुंच सकते हैं अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल सर दर्द, पूरे सर का दर्द हो, आधे सर का दर्द हो, ये जानना ज़रूरी है कि क्या इसमें कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है। अच्छा, हर सर के दर्द में हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, या मतलब कुछ तवातर के साथ हो या लगातार हो रहा हो, यानी या फिर ज़्यादा हो रहा हो, सिर्फ तभी हमें परेशान होने की ज़रूरत है? इनफैक्ट कुछ किस्मों के कुछ इकसाम ऐसी हैं सर दर्द की जिसकी शिद्दत अगर ज़्यादा हो तो ज़रूरी है उसमें हम उसको उस तरह से देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर सर दर्द को डिफ़ाइन करूं तो एक हम कहते हैं एक्यूट जो कि एकदम आने वाली सर दर्द है, और एक क्रॉनिक जो चलती रहती हैं, और दूसरी है जो रिकरेंट आती है फिर चली जाती है। ठीक है। तो हम अगर ब्रॉडली डिफ़ाइन करें तो 3 तरह की तो ये इकसाम होगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारा एक सेंसेशन सिस्टम ऐसा रखा सिम्टम्स का कि हमारा पूरा आसाबी निज़ाम इस सिम्टम के तहत हम इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि किस के तहत क्या चीज़ इनसाइड हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें साइनस की वजह से पेन हो रहा है तो हमारे साइनस के सिम्टम्स होंगे, झुकने में पेन होगी। अगर हमारे आई बॉल का प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से हमें काला मोती भी जिसको कहते हैं उसकी वजह से भी सर दर्द होती है जिसमें आइज़ रेड होंगी। अच्छा। इसी तरह अगर गर्दन तोड़ बुखार हो गया तो उसमें नेक स्टिफ होगी, बुखार की साथ कैफियत होगी, जिस्म पे निशानात भी हो सकते हैं। आँखों पे रोशनी के वजह से सर दर्द का होना तो वो मेनिंजाइटिस की वजह से, तो दिमाग की झिल्लियों की वजह से सर दर्द हो सकती है, आंखों की वजह से हो सकती है, साइनस की वजह से हो सकती है, दिमाग के अंदर मौजूद कोई ग्रोथ अगर हो रही है, कोई लेजन हो गया, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन हो गया, इसी तरह कोई अगर अंदर पस एब्सेस बन गई है उससे सर दर्द हो सकती है। अच्छा। इसके अलावा सर्वाइकल हमारे जो नेक के मोहरों की वजह से कोई बैलेंस के इश्यूज़ हैं उससे भी सर दर्द हो सकती है। अच्छा, क्या ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो ब्लड सकती प्रेशर है? की वजह से भी मैं उसी ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है, नींद की कम आने की वजह से हो सकती है। अच्छा। उसके अलावा आधे सर की जब हम बात करते हैं तो उसमें माइग्रेन इज़ वन ऑफ द कॉमन इशू, उससे हो सकती है। फिर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो कि इधर से एक नर्व निकलती है ट्राइजेमिनल जो कि फेस को, और उसकी वजह से दांतों में, और दांतों की रेफर्ड पेन सर दर्द में। तो एक सर दर्द के सिम्टम के पीछे इतनी सारी चीज़ें हैं, तो वो हम एज अ डॉक्टर अगर देख रहे हो तो इन क्वेश्चंस के साथ ही हम रूल आउट कर लेते हैं कि व्हाट टाइप एंड विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व्ड के जहाँ से ये ओरिजिनेट कर रही अच्छा, है। बाज़ का डॉक्टर साहब मतलब कनपट्टियों पे भी खिंचाव होता है, दबाव होता है, इसकी क्या वजह होती है, क्या वजूहात होती है जिसकी वजह से कोई शख्स कंप्लेंट कर सकता है कि उसको यहाँ पर कुछ खिंचाव है या दबाव है? आमतौर पे
कॉमन अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर की वजह से एक ये कॉमन प्रेजेंटेशन है। मिग्रेन में भी आमतौर पे ये थ्रॉबिंग टाइप की पेन होती है, जिसमें मोस्टली फ्रंटल होती है, कुछ टाइम में ऑक्सीपिटल यानी सर के पिछले हिस्से में भी हो सकती है। जी। ये वेरी करता है केस टू केस। ठीक। नींद की कमी हो तो उसमें भी कानपट्टी में दर्द हो सकती है। ठीक है। लेकिन कॉमनली हम अगर देखें तो सर दर्द एक ऐसा फैक्टर है जिसके तहत अगर ये बार बार हो रहा हो तो ज़रूर किसी मॉलज को दिखाना चाहिए, अपने बीपी को देखना चाहिए। कुछ अरसे की मॉनिटरिंग ज़रूरी है, अपनी नींद, अपने नॉर्मल रूटीन टाइमिंग, खाने पीने की रूटीन ठीक रखना। बाज़ का बहुत खाली पेट भूख की वजह से ट्रिगर हो सकती हैं इस तरह की पेन्स वगैरह, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ट्रैवल मोशन सिकनेस होती है, उससे भी इस तरह की पेन्स ट्रिगर होती शुरू हो है। सकती है। अच्छा, अब आ जाते हैं आधे सर की दर्द पे कि आधे सर के दर्द की भी कोई क्या मालूम वजूहात हैं, कुछ खास वजूहात हैं जिसकी वजह से आधे सर का दर्द होता है, और कुछ खास अफराद होंगे जिनको ये दर्द होगा, और अगर ये होना शुरू हो जाए तो क्या ये हमेशा साथ रहेगा और इसकी सिर्फ मैनेजमेंट है, जान नहीं छूट सकती इससे? कॉमनली आधे सर दर्द की सबसे जो कॉमनेस्ट रीज़न है वो माइग्रेन है। और माइग्रेन की मेन अलामात ये हैं कि ये अक्सर एक तरफ होती है, यूनिलेटरल, और मोस्टली ये थ्रॉबिंग टाइप की होती है। ठीक है। तीसरी ये रिकरेंट होती है और इंटरमिटेंट होती है। और रोशनी में भी इसमें रोशनी से ट्रिगर हो सकती है। जो इसके 3-4 किस्में हैं। एक इसमें जो बड़ी कॉमन है वो होती है मिग्रेन विद ऑरा। ऑरा एक फेज़ ऐसी है जिसमें हमें सर दर्द छिड़ने से पहले कुछ थोड़ी बहुत लाइंस नज़र आती हैं, कुछ रोशनी से ज़्यादा सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, और कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हमें नज़र आने शुरू होते हैं। पेशेंट खुद आके कहता है कि मुझे महसूस होना शुरू होता है कि मैं सर दर्द मेरी शुरू होने वाली है। सही। और जब एक बार शुरू हो जाए फिर वो शिद्दत वेरी करता है, मुख्तलिफ केसेस में उसकी मुख्तलिफ शिद्दत होती है। वजूहात उसकी आम तौर पे अगर मेडिकल साइंस में देखें तो उसकी वजूहात हमारे पास अभी तक बिल्कुल क्लियर कट नहीं है, लेकिन जो जनरली एक हाइपोथेसिस हम समझते हैं, जो मफरूज़ा हमारा है कि खून की सप्लाई जो दिमाग के अंदर है उसमें कुछ रद्द बदल आता है। अच्छा। कुछ खून की नालियाँ हैं जो सुकड़ती फैलती हैं, और उसकी वजह से कुछ ऐसे मीडिएटर्स होते हैं जो ब्रेन में खारिज होते हैं, और उसकी वजह से फिर हेडेक शुरू होती है। सही। अब वो हेडेक हमारी बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्रिगर हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारी नींद कम है, हमने बहुत फास्टिंग लंबी कर दी है, हमने ट्रैवल मोशन सिकनेस कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों को रोशनी से शुरू होती है। एंग्जाइटी इज़ वेरी कॉमन जो इसको ट्रिगर कर रही होती है, यानी परेशानी किसी भी किस्म की हो, दबाव हो हमें किसी किस्म का। एग्जैक्टली। और माइग्रेन को हम देखें तो ये कॉमन इशू है ज़्यादा फीमेल में। क्यों? नॉन फैक्टर नहीं है, लेकिन कुछ हाइपोथेसिस हैं कि शायद ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कुछ हार्मोनल एसोसिएशंस भी हैं, लेकिन सेंसिटिविटी का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा। जो एंग्जाइटी या इमोशनल लेबाय लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा ये ज़्यादा इशू ट्रिगर होने का। और हम ये बात कर रहे हैं तो इस हवाले से बहुत मुनासिब होगा कि हम रिक्वेस्ट भी कर दें उन तमाम लोगों को जो हाई बीम पे गाड़ी चलाने के आदी होते हैं और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा फ्लैश भी करते हैं, लाइट रास्ता लेने के लिए भी या सामने से आते हुए बताने के लिए कि मैं ज़्यादा तेज़ी में हूँ, मेरा राइट टू वे है, कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बहुत सेंसिटिविटी होती है लाइट से, वो इस तरह की चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकते, और ऐसे लोगों को ड्राइव करने में भी खैर एहतियात करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से बाज़ औक़ात सर दर्द भी जो है वो पैदा हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, और इसके अलावा आप क्या समझते हैं, अब इससे बचाव मुमकिन है? जो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था कि इसको सिर्फ मैनेज करते रहेंगे हम कि जब दर्द हो तो हम सर दर्द की गोली खा लें, दवाई ले लें, या फिर कोई इससे किसी तरह से पीछा भी छुड़ाया जा सकता है? इसको एक किस्म इन्हीं सर दर्द के ज़िम्रे में अगर हम देखें तो एक होती है हम ड्रग इंड्यूस्ड हेडेक्स। कि कई हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो एक अरसे से मेडिसिन ले रहे होते हैं और उसकी वजह से इवन ड्रग्स की वजह से भी हेडेक होती है, और उन पेशेंट में अक्सर हम इस तरह भी देखते हैं कि हम सारी मेडिसिन रोक देते हैं, उनकी हेडेक ठीक हो जाती है। अच्छा। तो ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि चूँकि हमारे मुल्क में एक ओवर द काउंटर इजीली सारी ये मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो एक दफ़ा किसी डॉक्टर ने अगर कोई नुस्खा तजवीज़ कर दिया तो लोग बस शुरू कर देते हैं, नस्ल दर नस्ल चलता है, और वो नहीं करना चाहिए। ठीक। बल्कि मैं अभी इस पे ये इसी हिस्से का एक हिस्से को आगे बयान करूँगा जिसमें हम एस्प्रिन वगैरह या इस ग्रुप की बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे होते हैं, उसके भी हमें लॉन्ग टर्म बड़े साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहे होते हैं। और बाज़ लाइक आजकल मैं कुछ एडवर्टाइज़ भी देख रहा होता हूँ कि उसमें सर्टन प्रमोट कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है इसको क्योंकि एक किस्म की ऐसी भी हेडेक है जो कि हम स्ट्रोक में देख रहे होते हैं, जिसके अंदर बाज़ का खुदा न खास्ता इंटरनल ब्लीड हो रही हो,
तो उसमें फिर छिड़ती है। अच्छा, तो उसमें अगर हमने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जो खून पतला करती है, जो कि ओवर द काउंटर अगर एडवर्टाइज भी करें हम एक चीज़ को, तो कॉमन लोग तो उसी के ऊपर रिलाई करेंगे, तो वो तो और ब्लीड बढ़ा देगी खून को, और उसमें तो डेथ के भी बहुत वाज़े चांसेस होते हैं। सही। तो इसलिए हेडेक के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सिलेक्टिव मेडिसिन पे रहें, बहुत हाई डोजेस पे ना रहें, और उससे पहले कि हम मेडिसिन की तरफ जाएं हम उससे प्रिवेंटिव लाइन को अडॉप्ट करें। और प्रिवेंटिव और- लाइन क्या है, उस पर बात करने से पहले एक कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका पूछने का। क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर उपल से? डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना है कि कुछ 1-2 महीनों से ना मुझे सर में पेन हो रही है, और ना मेरे सर में झटके से लगते हैं। अच्छा, जैसे मैं झुकती हूँ या सर हिलाती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई ना चीज़ जैसे बहुत ज़्यादा हिल रही है, या फिर मुझे झटके से लग रहे हैं और एकदम से ना चक्कर भी आते हैं। अच्छा, और फिर मैं वैसे मेडिसिन से तो अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि कोई टेस्ट करवाने चाहिए या जी। क्या ऐसा आप जाके साथ रहिए, हम आपको इस बारे में गाइड करते हैं। कोई मेडिसिन ले रही हैं आप? मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो नहीं, गया। कोई मेडिसिन ले रही है? ले लेती हूँ, वैसे ज्यादा नहीं लेती मैं। कौन अभी सी वैसे मेडिसिन मैंने लेती हैं? कोई जो ये आम मिलती हैं वही मेडिसिन? पैनाडोल वगैरह जी, ठीक बस है। ज्यादा और नहीं। आप साथ रहिए जी। ठीक है। इसमें अगेन वही बात के ये जानना जिसने कह रही हैं झुकने से सर दर्द ज़्यादा होती है, सर हिलता हिलता महसूस होता है, ब्लड प्रेशर इनको देखना चाहिए। अगर वो ठीक है तो उसके बाद दूसरा ये है कि ये एक साइड पे है या दोनों साइड पे है। मेडिसिन का जो मैंने पूछा कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने से बाज़ का ड्रग इंड्यूस्ड हेडेक हो सकती हैं फ़ीमेल केस में। और जिसमें मेरा ये क्वेश्चन था, मेडिसिन ले रही हैं बाज़ का जो वक्फा देने वाली मेडिसिन हैं, बर्थ पिल्स, वो भी इवन हेडेक ट्रिगर करती हैं। बिल्कुल सही। और उनमें भी हमें जब हम प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं किसी पेशेंट को जो मिग्रेन का हमारे पास आता है कि कोई ऐसी मेडिसिन पे वो पहले से तो नहीं चल रहा, या अगर हमने कोई बर्थ कंट्रोल पिल कोई सजेस्ट करने हैं तो उससे पहले हम देख लें कि उसकी कोई ऐसी कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है कि उसमें पहले से अगर मिग्रेन की हिस्ट्री हो तो फिर उसमें हम नहीं देते, या फिर अगर उसको देने के बाद छिड़ जाए तो भी नहीं देते। सही। तो इनके स्पेसिफिक केस में मोस्ट लाइकली कुछ क्वेश्चंस ज़रूरी जो ये होंगे कि अगर ये एक साइड पे है और ये अगर मतवातर है या इंटरमिटेंट है, आने जाने वाली है, तो इंटरमिटेंट होने पे हम इसको माइग्रेन की डोमेन में ही हम डाल इसको देंगे, ठीक। प्लेस करेंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके साथ ऐसे ये कह रही हैं कि झुकने से, जैसे आप बता रहे थे कि साइनसाइटिस में बाज़ औक़ात अगर हमारे अंदर इस तरह की सोजिश हुई हुई है और हमारी ये तमाम एरियाज ब्लॉक हैं ज़ुकाम की वजह से, मुसलसल इस तरह की चीज़ की वजह से, तो उससे भी हो सकती है। तो आप समझते हैं कि इन्हें इस तरह के कुछ टेस्ट जो कराने ज़रूरी हैं जिससे ये रूल आउट कर सकें कि किस वजह से हो रही है, फिर उसका मुनासिब इलाज करवा सकें? देखिए, हमारा टेस्ट पे हम उस वक्त आए जब हम पहले इतने अच्छे क्वेश्चन से हम इतना इजीली रूल आउट कर लेते हैं ना, अच्छा। फिर उसके बाद टेस्ट की बारी आती है। ठीक है। तो अगर तो हम साइनस की हिस्ट्री देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुबह के टाइम पे पेशेंट की आवाज़ भारी है, इन जगहों पे दर्द उसको महसूस हो रही है यहाँ पर, और झुकने में भी दर्द हो रही है। अब झुकने में दर्द माइग्रेन का भी एक साइन है, साइनसाइटिस का भी एक साइन है। लेकिन अगर साइनसाइटिस के साथ हम देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें साइनसेस ब्लॉक्ड हैं, उसकी हिस्ट्री एलर्जीज की हैं, कंजेशन की फीलिंग है, नेजल सेक्रेशंस हैं, हाँ जी, छींके, और नाक बंद रहता एग्जैक्टली है तो वगैरह उसमें हम उसको रूल आउट करने के लिए हम एक पैरानेजल साइनस का एक्सरे करवा सकते हैं, जिसमें अगर कोई हमें कोई अंदर रेशा नज़र आ रहा हो तो फिर उस मुताबिक उसको इलाज किया जा सकता है। इसी तरह सर्वाइकल की पेन के लिए अगर हम देखें तो सर्वाइकल अगर बैलेंस अलाइन नहीं है, हमारे मोहरों में कोई फ़र्क आ गया, उसकी वजह से भी सर्वाइकोजेनिक पेन जो कि हेड की तरफ चला जाता है, उसमें भी हम एक्सरे करके देख सकते हैं। प्लस हिस्ट्री, जैसा मैंने तस्करा किया कि सुबह के टाइम पे जब दर्द होती है तो हम उसमें अक्सर माइग्रेन को, या फिर इवन ऐसे जो हदूद दिमाग के अंदर होते हैं, इवन वो भी सुबह के टाइम पे ट्रिगर हो रहे होते हैं। ठीक है। और उसमें बीपी भी सुबह के टाइम पे रेस कर रहा होता है, पल्स रेट ड्रॉप कर रही होती है, वॉमिटिंग की फीलिंग, और कुछ लोगों में इवन झटके भी आ रहे होते हैं अगर कोई ऐसी अलामात हों कि हम समझ रहे हो कि कोई ब्रेन ट्यूमर है या इस तरह की कोई चीज़ हमें तो नजर आ रही इनको है। आप सजेस्ट करेंगे कि जाके किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिलकर अपने साइन सिम्टम्स उन्हें बताकर तो कुछ टेस्ट जो हैं वो करा लें। वो टेस्ट वही उनको बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट कराने ज़रूरी हैं, या कोई भी शख्स जो कि इस वक्त सर दर्द का मरीज़ है या उसको ये तकलीफ रहती है, तो आप उसे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं टेस्ट बेसिक कि वो ये सब करवा लें ताकि वो कुछ चीज़ें रूल आउट कर सकें। सबसे बेसिक टेस्ट होगा कि हम बीपी को मॉनिटर करें, ठीक। जो कि कॉमन इशू है।
और उसके बाद अगर फिर किसी भी मुआलिज को दिखा दें और उसमें जो जिस तरह मैंने तस्वीर किया कि अगर फ्रंट के हिस्से की हैं आंखों में अगर डबल नज़र आ रहा है तो हम इवन आंखों के प्रेशर को भी देख सकते हैं ठीक है। कि आंखों की वजह से आ रहा है। साइनस के इश्यूज़ हमने पहले डिस्कस कर लिए, नेक से ओरिजिनेट हो रहे तो हम उसके लिए देख लें। ठीक। और अगर उसके साथ कोई ऐसी फिट्स या कुछ और चीज़ें हैं जो कि रेडिएशन हो रही है, फॉर एग्जांपल जो ट्राइजेमिनल की हम बात कर रहे हैं तो वो दांतों की तरफ आने में, तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स से हम आलमोस्ट ये पिक Guess कर कर लेते लेंगे। हैं कि किस नौयत की हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और इसके बड़ी मायूसी होती है जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और सारा कुछ पूछने के बाद लिख वो भी वही गोली देते हैं जो हमने जाके ओवर द काउंटर लेनी होती है। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट सी होती है कि इतने ये तो फिर हम खुद ही कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें रेड फ्लैग साइन एज वो एक डॉक्टर ही रूल आउट करते हैं कि ये क्या एक आम हेडेक है या इस हेडेक के पीछे कोई ऐसी चीज़ है जो कि सम आइसबर्ग के कोई और चीज़ें साथ मौजूद हो। ठीक है। तो हो सकता है वो आम गोली ही उसके लिए उस वक्त इंडिकेटेड हो। कारामद हो, जी हाँ। अच्छा, प्रिवेंटिव कुछ उसकी बात कर रहे थे, वो क्या तरीका है कि जिससे हम बच सकते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि हमें ना ही हो सर दर्द? माइग्रेन के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें तो प्राइमरीली अगर हम देखें तो वो इमोशंस, क्योंकि इमोशनल फैक्टर इसको ट्रिगर करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो कॉफ़ी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स वो हमें ट्रिगर करते हैं। अल्कोहल, वाइन, रेड वाइन ख़ास तौर पे वो ट्रिगर करती है। स्मोकिंग वो ट्रिगर करती है। तो इस तरह की जितने भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस जिनकी हिल एरिया की ट्रैवलिंग का या ओवर ट्रैवलिंग की वजह से, या जिस तरह रोशनी का आपने तस्करा किया था, वो पोरलाइज लाइट ग्लासेस यूज़ कर लें रात के टाइम पे अगर उन्हें ड्राइव करना है, ताकि थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। और ऑब्वियसली एज अ सिटीज़न सबका काम बनता है कि वो बीम को ऑन ना रखें, लेकिन फिर भी अगर ऐसी ऑप्शन नहीं मौजूद तो उसके लिए हम पोरलाइज लाइट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये नींद के टाइमिंग को देखना और मेडिकेशन फिर उसके बाद की चीज़ है। लेकिन इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, और एक मेडिसिन जो रिलीवर मेडिसिन हैं जो कि एक्यूट फॉर्म में हम देते हैं, एक मेडिसिन फिर प्रोफिलैक्सिस हैं जो कि प्रिवेंटिव हम देते हैं कि ये छिड़े ना। तो एक बार अगर छिड़ गई है तो फिर उसके लिए एक अलग ग्रुप है। एक क्योंकि माइग्रेन जब छिड़ती है तो फिर वो यूजुअली अपना एक टाइम स्पैन पूरा करके जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा एक ज़माने में डॉक्टर साहब माइग्रेन हुआ करता था, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ और मेरी बहुत टेंडेंसी है टू ड्रिफ्ट इनटू डिप्रेशन। तो मैंने उसमें यही वो देखा है कि जब आप अपने आप को आउटगोइंग कर लेते हैं, यानी जब आपको फील होने लगे कि अब आप डाउन हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, तो आप अपनी उस जज्बाती कैफियत को ट्रीट कर लें इससे पहले कि वो एक फिजिकल सिम्टम में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर इस लेवल पे हम अपने आप को जज करना और इवेल्युएट करना शुरू कर देंगे, अच्छा अब हम इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हैं तो अब हमें इसको वेंट करने की ज़रूरत है किसी तरह से, इससे पहले कि ये सरदर्द की सूरत में हमें जो है वो तंग करना शुरू कर दे। तो मेरा ख्याल है इससे भी आप माइग्रेन से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ये देखा कि जब आप इस तरह का कोई तरीका अडॉप्ट करते हैं तो फिर उससे आप प्रिवेंट करने में कामयाब हो जाते हैं, फिर आपको होती नहीं है दर्द, बड़ी हद तक आप उससे बच जाते हैं। आपके ख्याल में इस तरह से भी कुछ थेरेपीज भी हैं जो कि इस वक्त कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पे बहुत डिबेट इंटरनेशनली तो उसको बहुत अप्लाई किया जा रहा है। उसमें यही है, एक पिलर यही है कि हम सेल्फ साइकोथेरेपी, जिसमें सेल्फ पॉजिटिविटी और उन फैक्टर्स को जो कि हमें अंदाज़ा होता है, हर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी का आइडिया होता है, और उसमें वो चीज़ें जो कि उसको धकेलती हैं उस एंग्जाइटी और स्ट्रेस की तरफ, उससे निकलने के लिए तो वो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करे। सही। और उन फैक्टर को जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो रही हैं उनकी एलिमिनेशन ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और अगर वो एलिमिनेट नहीं होती तो फिर अपने आप की नेचर को चेंज करना बड़ा ज़रूरी। ये मैं मेरे ख्याल है 10 साल से बता रही हूँ और सब लोग मेरे ख्याल में मेरी बात को ऐसे सुन के हंस देते हैं, लेकिन ये बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब। और मैंने अपने व्यूअर को कहा हुआ है कि सर दर्द से बचने के लिए दर्द सर का इलाज कीजिए, द थिंग विच इज बॉदरिंग यू, आप उसको भी ट्रीट करें साथ साथ। एनीथिंग एल्स जो कि आप इस हवाले से हमारे साथ शेयर करना चाहें आज? माइग्रेन के हवाले से पहले नंबर पे तो इसको वही जो आपने इमोशनल बात की, सबसे पहला वो स्टेप है। दूसरा ये स्टेप है कि हम अपने रूटीन ठीक रखें, पानी हाइड्रेशन अच्छी रखें। इमोशनल फैक्टर्स काफ़ी हद तक उसको ट्रिगर कर रहे होते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमें मोशन ट्रैवलिंग की सिकनेस है तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत ब्रेक एट अ स्ट्रेच, लंबा सफ़र ना करें। उसके अलावा प्रिवेंटिव मेडिसिन्स, अगर हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री है हमारी बहुत ज़्यादा, तो उसमें हम प्रिवेंटिव मेडिसिन भी दे सकते हैं। उसमें कुछ बीटा ब्लॉकर ग्रुप की भी आ जाती हैं, उसमें कुछ और ग्रुप की भी आ जाती हैं। उसमें शायद नाम लेना इतना मुनासिब ना हो, क्योंकि लोग, मैं नहीं चाहता कि उसको वैसे मिसयूज़ करना शुरू कर दे, लेकिन पैरास्टामोल बिल्कुल बेसिक मेडिसिन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, सेफ भी है। कोशिश करनी चाहिए कि खाली पेट ना ली जाए। ठीक।
जब दर्द छिड़ जाती है। और इसके अलावा कुछ और मेडिसिन भी हैं जो छिड़ जाने की सूरत में हम देते हैं, जो सुमाट्रिप्टान एक और ग्रुप आ जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब, कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो खाली पेट भी दी जा सकती है और कौन सी ऐसी हैं जिनको खाली पेट नहीं लेना चाहिए? जैसे एंटीबायोटिक वगैरह हैं, क्या इनको हमें खाली पेट ही लेना ज़्यादा बेहतर है या इनको खाली पेट नहीं लेना चाहिए? मेजॉरिटी मेडिसिन वैसे एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। कुछ लेकिन ग्रुप ऐसे हैं जिनको हमें खाली पेट ही इंडिकेटेड होती हैं, लाइक थायराइड की मेडिसिन हैं, अगर हम देते हैं तो वो खाली पेट ही देनी चाहिए। मैदे की बहुत सारी ऐसे ग्रुप की मेडिसिन जो कि हमें खाली पेट ही देनी चाहिए। सही। और उसके अलावा मेजॉरिटी मेडिसिन जो है वो खाने के बाद ही लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। और ताकि हमें कुछ उनके साइड इफ़ेक्ट और मैदे के ऊपर उस तरह से मुतासर ना करें। अरे क्या पानी के साथ लेना, दूध के साथ लेना, चाय के साथ लेना, जूस के साथ लेना, इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है मेडिसिन पे, या फिर किसी भी चीज़ के साथ ले लिया जाए तो इक्वली गुड? देखिए, पानी के साथ तो बेस्ट है, प्रेफर हम करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि दवाई शायद गर्म है तो इसको दूध के साथ लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मिल्क एक अल्कली है और बहुत सारी अद्वियात के जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो अल्कली बेस्ड होते हैं जी, तो वो भी बाज़ का उसके एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और आपने शेयर किया हमारे साथ इन्फॉर्मेशन। इस हवाले से मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और हमारे शेफ़ जो है ट्राउट के साथ बिल्कुल तैयार हैं। हम आपको बताएंगे किस तरह से आप ज़बरदस्ती ट्राउट घर में इंजॉय कर सकते हैं और ट्राउट ट्रीट जो है वो आज आप वीकेंड पर ज़रूर तैयार रखिएगा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। और उसके बाद फिर मैं आपको मिलवाऊंगी अपने आज के मेहमानों से, BGS कवाल ग्रुप, जो कि सुफियाना कलाम जो है वो हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। साथ रहिएगा। जनाब खुश आमदीद और सुबह खैर। हमारे यहाँ पे ट्राउट मछली जो है वो आज आपको बनाना बता रहे हैं कैसे घर में आप इसे बता सकते हैं। और PM लाउंज से नवीद हमारे साथ हैं। जी नवीद। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी सीजनिंग तैयार करेंगे, मैरिनेशन। ठीक है। उसमें हम लेंगे क्रश रेड चिली, मतलब दड़ा मिर्च हमने दड़ा मिर्च ले ली। थोड़ा सा इसको हम स्पाइसी रखेंगे अगर स्पाइसी रखनी है जी, और अगर नहीं रखनी तो फिर हम वो अपना लाइट सीजनिंग कर सकते हैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ, सिर्फ नमक और काली मिर्च के साथ भी कर सकते हैं आप। तो इसी ब्लैक पेपर एक पिंच। जब हम एक प्ले शूट कर रहे थे लाडला, आप लोगों ने अगर देखा हो, बहुत पुराना, उसमें सवात में कलाम में हमारा शूट था और हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो बड़े ही कमाल किस्म के उसमें ज़फ़र बुख्ती साहब। अब वो नवीद पता है क्या, हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे और वहाँ पे 7 दरिया से ट्राउट ताज़ा पकड़ी जाती थी और वो पकड़ के उसी वक्त उसको सीजन करके वो जिस तरह से उसको फ्राई करते थे, तो मुझे वो टेस्ट आज तक नहीं भूला हुआ कि ट्राउट का क्या कमाल किस्म का जायका होता था। सो हमने इसमें नमक डाल ली, काली मिर्च डाल ली, दड़ा मिर्च, और हमने ये तंदूरी मसाला लिया है, रेडीमेड मिलता है बाजार में, बिल्कुल लाइट से इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम इसमें बिल्कुल तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर मस्टर्ड, ठीक है, और इसमें फिर हम ऑयल, ठीक है, हमारी ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, ठीक है। सो ऑलिव ऑयल हमने डाल लिया जी, और इसको अब हमने कर लिया मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा हम स्पून से। ठीक है। और मछली ऐसी की ऐसी ही रहेगी? हाँ, मछली अब आप के घर पे डिपेंड करता है, किसी भी टेस्ट के मुताबिक। अब इसको हम विद हेड भी ले सकते हैं, विदाउट हेड भी ले सकते हैं, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन मोस्टली ये है कि लोग विद हेड ये खाना पसंद बनाते हैं। ठीक अब है। हमने इसकी कैविटी में थोड़ी सी इसकी स्टफिंग करेंगे हम। यानी इस मछली को सिर्फ हमने साफ कराना है और अंदर से उसके निकलवा देना, बाकी उसको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी कराने की जरूरत है ठीक है नहीं है। अब हमने इसकी कैविटी जो है इसके स्टमक है, इसमें हमने थोड़ी सी स्टफिंग करनी है। इसमें हमने फ्रेश बेसिल लीफ, ठीक है, थोड़ा सा गार्लिक, ठीक है, मोटा मोटा काट के, और लेमन के स्लाइसेस डालने हैं, जो कि इसको अंदर से इसको एरोमेटिक यानी कि थोड़ा सा उसको फ्लेवर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें जी जरा महक सी आ जाएगी। बिल्कुल, लेमन के स्लाइसेस, ठीक है जी, और इसमें भरकर इसको हमने थोड़ा सा टाइटली सा पैक करके इसको हमने अपनी सीजनिंग पे लगा देंगे। अस्सलाम वालेकुम।
मैम क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मनज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी, अब मैडम आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू हम सो लोग मच। बहुत शौक से आपका शो देखते हैं। बहुत मेहरबानी। और आप इस वक्त खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है। हाँ, ट्राउट मछली बन रही है आज। फिश तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। चले और ज़बरदस्त। जी, मैडम एक बात है कि सुनाएं। मेरे फादर पाकिस्तान गए हुए हैं, तो वो आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ही है वो, हम लोग यहाँ यूएई के हैं। अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप एक बार उनको वेव भी कर दें और उनके लिए थोड़ा सा दुआओं में भी उनको याद क्या रखिए। नाम है आपके अब्बू का? आसिफ नसीर, आरिफ? आसिफ नसीर कुरैशी। आसिफ नज़ीर कुरैशी। हाँ जी, आसिफ नज़ीर कुरैशी साहब जल्दी से ठीक हो जाइए और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे। मैं और मेरा ख्याल है बहुत सारे और लोग भी हमारे जो व्यूअर हैं वो सब भी दुआ करेंगे आपके वालिद के लिए कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे, सब वालिदैन को, सब बच्चों को, सब घरों को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। जी अभी हम इसमें तो पैन ग्रिल है हमारे पास, जी, इसमें हम ऑलिव ऑयल लगा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ताकि ये चिपक ना जाए इसमें। ठीक। किसी किस्म का भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं। और ये आम सिंपल घर में अगर हमारे पास इस तरह के होते हैं पैन्स जो जी। कि ग्रिल्ड पैन्स होते हैं, हम वो यूज़ कर लें? वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा। इसको फ्राई भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है इसमें। लेकिन आपने देखा हमने कितना थोड़ा सा ऑयल लगाया है और सिर्फ उसको हल्का सा हमने ग्रीसी किया है, कोई उसमें इस्तेमाल ऑयल का बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये मछली हमने पूरी की पूरी इसके ऊपर रखी। ये पूरी इस पे रख देंगे। अच्छा, अब इसकी कुकिंग टाइम है तकरीबन 3 to 4 मिनट्स ईच साइड। ईच साइड। हाँ जी, इसके और साथ इसमें हम पक जाएगी? हाँ ये पक जाएगी, इसमें टोटली थ्रू आउट कुक हो जाएगी इसको, क्योंकि हमने बिल्कुल लो हीट पे रखा हुआ है इसे, सही। आराम से पक जाएगी। अच्छा, अब अगर इसको हम मेरे ख्याल है बेक भी कर सकते हैं अगर इस तरह इसको से बेक रखें? भी कर सकते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको पैन पे भी बना सकते हैं, आप इसको ग्रिल पे भी बना सकते हैं, आप इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं। अच्छा, वो आपके उस पर डिपेंड करता है। इसको हल्का सा आप इसको अगर थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा बेसन लगा के आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल है मैदा और बेसन लगा के तो फ्राई ना करें, हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से मछली खाई जाती है ना, तो उससे मछली का जो फायदे हैं वो खत्म जी, हो जाते खत्म हैं हो और जाते हम फिर मछली नहीं, मछली नुमा एक चीज़ खा रहे होते हैं जिसका वो फ़ायदा नहीं हमें मिल रहा होता जो कि हम पढ़ते हैं कि मछली के अंदर होते हैं। अच्छा, अगर इसे हमने ओवन में रखना हो जी। तो फिर भी क्या इसी तरह से रख दें? बड़ी ड्राई हो जाती है बाज़ औक़ात अगर इस इसका तरह। ओवन का रखने का तरीका ये है कि थोड़ा सा सिल्वर फॉइल का पेपर लेके ठीक है। उसके ऊपर आप वेजिटेबल्स काट लें, जैसे सीजन वेजिटेबल है, कैरेट है, ऑनियन है, और इसके अलावा कैप्सिकम वगैरह, आप उसकी एक बेस बना लें, बेस बना के मैरिनेट करके आप उसके ऊपर रख लें। ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको या कवर करके वो लगा लेंगे, कवर करके लगाएंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि उसके अंदर जो स्टीम पैदा होगी ना वो स्टीम में कुक हो जाएगा। सही। जब वो स्टीम में कुक हो जाए उसको आप खोल के 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा उसको ओपन लगाएंगे तो जो इसकी ये स्किन है ना टोटली, ये टोटली क्रिस्पी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अगर आपका इरादा इसे ओवन में बेक करने का है तो फिर इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अभी हम इसकी सॉस की तरफ जाएंगे। हम इसकी सॉस के लिए दही लेंगे। अच्छा, आम दही जो आम दही जो है कूंडे का हमारा, दही होता है, बिल्कुल। देसी हमारा अपना। इसके अलावा हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून सॉरी सही। तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। ठीक, गुड। और इसमें क्या डलेगा? और इसमें इन द एंड क्रीम डलेगी और ऑयल डलेगा थोड़ा सा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने इसको दें की कुकिंग करनी है, अच्छा। क्योंकि इसको साथ साथ हिलाते रहना है। ठीक है। जैसे थिक होगा उसके साथ ही हम इसमें, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगा, पानी छोड़ने के बाद ये अपना थिक होना शुरू हो जाएगा, तब हम इसमें क्रीम और इन द एंड ऑयल और हल्का सा इसमें हम बटर ऐड करेंगे। अच्छा, क्रीम, ऑयल और बटर हम इसमें ऐड कर देंगे और हमारा ये साथ तंदूरी क्या कह रहे हैं इसको आप? तंदूरी सॉस। सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। इस साइड को हमने क्या पलटना है या हाँ ये जी, अभी? पलटना है बिल्कुल, हल्का सा इसमें हम ऑयल लगाएंगे इसको। अच्छा, जिस साइड को हमने पलटना है उस साइड को आपके सामने हल्का सा हमने ग्रीस किया। हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं। आप अगर इतनी कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी तेल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, क्या ऊपर से उसका एक ग्रिल्ड सी लुक आ गई है। इसको किस चीज़ के साथ, वैसे तो आप तंदूरी सॉस के साथ वो कर रहे हैं, जी। लेकिन हमारा मन नहीं भरता ना, बिल्कुल। तो इसको बॉइल्ड राइस के साथ बॉइल्ड खाएं। राइस के साथ खा सकते हैं, इसको मैश पोटैटोस के साथ खा सकते हैं, कुछ ठीक है। बहुत सारी ऑप्शन है। इसके साथ सौतेड हम वेजिटेबल के साथ जी, खा इसके सकते साथ हम हैं। सौते वेजिटेबल भी देंगे। अच्छा, हम वेजिटेबल भी रख रहे जी, हैं। वेजिटेबल भी देंगे। ठीक है। और वेजिटेबल में आपने किस तरह से वेजिटेबल रखी है? वेजिटेबल इसके साथ हम जो दे रहे हैं इसमें ब्रोकली है, ठीक है। ब्रोकली है, कैरेट्स हैं, पोटैटोज़ हैं, कैप्सिकम है। इसको हम पैन पे लाइटली सा इसमें हमें गार्लिक डाल के सोते करेंगे। तो कितना हेल्दी ये हमारा एक मील हो जाएगा अगर हम घर में इस तरह से बनाएं।
और बनाकर इस तरह से खाएं तो उसके नतीजे में हमें हेल्थ, ग्लो, स्किन और एनर्जी सारा कुछ जो है वो मिल रहा होगा। सही जनाब, हम अपना वेजिटेबल भी सौते करने के लिए अपना पैन जो है वो तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरा, पेशावर से बात कर रही हूँ। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत ज़्यादा एक सुकून देने वाला शो है जिसको देख के दिल चाहता है कि बस देखते रही, कोई इसमें डिस्ट्रप्शन नहीं है, बस बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सुकून वाला शो है। मैंने तारीफ करनी थी आपकी और आपके शो की। आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और फरा, ये पूछना है आपके शेफ से कि अगर इसी तरीके की इस फिश को अगर हम ग्रेवी में डाल दें साथ थोड़ी ग्रेवी अपनी बना के, तो अगर इस फिश को हम ग्रेवी में रख दें तो वो कैसी रहेगी? जी अभी नवीद आपको बता रही हूँ। मैंने पहले भी बताया, मैंने कहा वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। आपको इसमें बहुत वेरिएशंस हैं। आप इसको करी में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा इसको पैन पे, ओवन में, अब वो आपकी अपनी वेरिएशंस पे डिपेंड करता है। ग्रेवी बनाए जी, ग्रेवी में चल सकती है। उनके पूछने का, नाइमा के पूछने का मतलब ये है, और फिश को ऐसे सौते करके ग्रेवी में डाल दें। जी बिल्कुल। तो क्या ठीक रहेगा या ग्रेवी के लिए किसी और तरीके से बनाएं? नहीं, बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें अभी आप ऊपर इसकी ग्रेवी डाल सकते हैं। सही। जैसे आप सॉस डालते हैं उसमें ग्रेवी भी डाल सकते हैं, इसको यानी कि छोटे छोटे पीसेस करके आप उस पर ग्रेवी भी डाल सकते हैं। या आप मछली पूरी ले लें इस तरह से और फिर उसमें ग्रेवी बनाकर तो वो उसके ऊपर डाल दें, है ना? जी, इस बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी सॉस हमारी रिड्यूस हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा गार्लिक जो है वो रखा है, गार्लिक ऑयल के अंदर डाल के, वो वेजिटेबल्स के लिए रखा हुआ है। ये जब थोड़ा सा सौते हम करेंगे तो फिर उसमें हम अपनी, अच्छा सब्जियों को आपने हल्का हल्का बॉईल किया हुआ है? अब बिल्कुल उसको ब्लॉन्च किया हुआ हमने। ठीक है, राइटली सर। बिल्कुल ठीक। अब हम इसको ऑयल करके एक दफ़ा इसकी साइड पे चेंज करेंगे। करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसको वो जैसे पीसेस करके पकाते हैं घर में, जी, उस तरह से भी पका सकते हैं? वैसे भी पका सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो बड़ी मतलब उनकी एक अपनी लुक होती है, एक अपना फील होता है, और उस फील के साथ ही हम खाएं उस चीज़ को तो हमें उसका मज़ा आता है, देखने का भी, उसको फील करने का भी, और फिर उसे टेस्ट करने का भी, क्योंकि हमारी ये जो सारी हिस्से हैं इन सब की तस्कीन हो तो ज़्यादा हमारे लिए डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने क्रीम भी ऐड कर दी। जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। फरा, आपका शो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आपके शेफ से एक टिप लेना चाह रही थी। जी जी। ये एक्चुअली जो मेरे बच्चे हैं ना, ये फिश की स्किन देख के ना वो बहुत वो होते हैं और वो नहीं खाते हैं कि नहीं ये काला काला क्या है। तो कोई ऐसी रेसिपी है कि मतलब ज़ाहिर स्किन के बगैर वैसे पकाओ तो टूट जाती है। तो मैं आपके शेफ से पूछना चाह रही थी कोई ऐसा तरीका है कि जिससे इसकी स्किन ब्लैंच कर सके, या मतलब कुछ ऐसा कर सकेंगे विदाउट स्किन। मतलब एक तो तरीका मुझे किसी ने बताया था कि आप इसके मतलब कबाब यानी फिश बॉल्स बना लें, तो उसमें आप स्किन निकाल के बॉईल करके हल्की सी स्किन निकाल के, लेकिन मैंने देखा उससे वो टेस्ट फिश का नहीं रहता। हाँ जी, और उसका फिश का वो जो एक हमें फायदा है वो भी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। तो आप साथ रहिए। अगर है, और दूसरे में ये कहना चाहती थी फरा, अगर आपका शो लेट नाइट के बजाय अगर 10 बजे रिपीट टेलीकास्ट पे आ जाए करे, क्योंकि 12 से 2 देखने हैं, फिर अगले दिन ज़ाहिर सुबह 6 बजे उठना होता है और अपने रूटीन्स पे जाना होता है। जी। बजाय 8 बजे का ड्रामा एकदम 1 घंटे बाद दोबारा रिपीट करने से अगर इसको शफल कर दिया जाए तो बहुत सा फायदा हो जाएगा। जो बहुत सारे मिस हो जाते हैं हम लोगों से, तो वो हम उसे रिकैप कर सकेंगे। जी बिल्कुल, आपकी तजवीज़ जो है वो हम मैनेजमेंट तक पहुंचा देंगे। इस तरह के फैसले जो हैं वो हमारी मार्केटिंग और मैनेजमेंट करती है। मैंने बहुत दफ़ा स्टार्ट किया है तो वो उनका कहना ये होता है कि नहीं मॉर्निंग शो रात को ही ठीक है, हमारा ड्रामा जो है वो उस वक्त रिपीट होना जो है वो हम उसको रिपीट कर रहे होते हैं। लेकिन आपकी तजवीज़ के लिए आपका शुक्रिया। स्किन मछली की का क्या करें, बच्चे वाकई नहीं खाते। स्किन मछली का इतना कोई ऐसा सच होता नहीं, क्योंकि स्किन में भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, वो खानी चाहिए, वो अच्छी होती है। आप इसकी भी देखें, हमने स्किन रिमूव नहीं की। हाँ। ये स्किन जब क्रिस्पी होती है इसके साथ इसका अपना एक ऑथेंटिक सा फ्लेवर हाँ, आता है। बच्चों उसमें आप बिल्कुल स्किन रिमूव करके मछली ले सकते हैं। उसको आप थोड़ा सा जो हैवी बैटर लगा लें, बेसन का लगा लें, उसको थोड़ा सा कर लें, तो वो उसमें लाजमी नहीं है कि अगर स्किन नहीं होगी तो मछली टूट जाएगी। ये थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है। हम लोग कहते हैं कि जी स्किन के साथ होनी चाहिए ये वो, लेकिन हम खुद जो रेस्टोरेंट लाइन वगैरह में हम लोग स्किन के साथ बहुत कम यूज़ करते हैं। विदाउट स्किन हम यूज़ करते हैं मोस्टली। तो फिर विदाउट स्किन जब यूज़ करते हैं तो वो कोई खास मछली होती है जो कि विदाउट स्किन यूज़ होती है? मोस्टली जो फिशेस हैं वो हम विदाउट स्किन यूज़ करते हैं। ठीक है। रेड स्नैपर होगी, इसके अलावा सोल है, बैक्टी है, सालमन है, ये तकरीबन हम विदाउट स्किन ही यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो सारी वो मछलियाँ जो बगैर कांटे की हैं। अगर घर में आम जैसे रहू आती है और वो आती है और कौन सी है वो महाशेर आ रही होती है, तो वो तो सारी स्किन के साथ ही होती हैं। वो उसकी स्किन रिमूव
अगर इनिशियल स्टेज हो ना, जब आप उसको जब कराते हैं ना, फिर उसको उतारते हैं, उस टाइम में वो उनसे अगर उनसे कह दें, अगर वो कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं, उसकी स्किन इजीली उतर जाती है। अच्छा, लेकिन वो अगर किसी को ना आती हो तो वो अलग बात है, वो फिर मसला है। वो फिर मसला है। लेकिन मोस्टली ये कि लोग उतार देते हैं उसकी स्किन। अच्छा जी, ये आपके सामने हमने अपनी वेजिटेबल जो है सौते होने के लिए रखनी है। पहले हमने अदरक को डाल के, लहसुन डाल के थोड़ा सा ऑयल में उसे सौते कर लिया था, और फिर उसमें आपके सामने हरा प्याज जो कि लंबा लंबा है, हरी शिमला मिर्च लंबी कटी हुई है, गाजरें इसी तरह बॉईल की हुई हैं, हल्की सी आलू हैं, और इसमें हमने ये थोड़ा सा काली मिर्च ऐड कर दी और नमक ऐड कर दिया। इधर हमारा जो है तंदूरी सॉस वो भी तैयार हो गया है, जिसमें कि हमने अभी क्रीम ऐड की थी आखिर में। अब हम सिर्फ मक्खन ऐड करेंगे। फिश भी आपके सामने तैयार, और इस सारा कुछ इसी टाइम में हुआ है, हमने कुछ भी इसमें आगे पीछे नहीं किया। ट्राई कीजिएगा आप घर में। अभी हम प्रेजेंटेशन पे आपको अपनी रेसिपी दिखा रहे हैं और रेसिपी नोट भी करवा रहे हैं, और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात BGS कव्वाल के साथ। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने आज के मेहमानों से। इनसे आपकी मुलाकात अक्सर रहती है। माशाल्लाह से एक नस्ल से इनका जो गाना है वो चलते सुनते चले आ रहे हैं हम। वालिद साहब पहले बहुत कमाल अंदाज में छाए रहे मौसीकी के ऊपर, और अब ये सिलसिला जो है वो सारे भाइयों ने मिलकर संभाला है। और ये कव्वाल ग्रुप जो कि आपके सामने, जिन्होंने एक जिद्दत भी दी है कव्वाली को, उसमें मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और मुख्तलिफ स्टाइल्स जो है हमें नजर आते हैं। उसके साथ साथ रिवायती जो एक तरीका है उसे तो लेके आगे चल ही रहे हैं। मेरे साथ हैं BGS कव्वाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जावेद साहब आप? दुआएं जी। नदीम अल्लाह का साहब बहुत शुक्र। अच्छा जी, और मसूद साहब? बहुत ठीक थी। अच्छा, आज आपके सामने हारमोनियम नहीं है? वो नहीं होता? अच्छा, तो खुशनूद आ जाए नहीं है? क्यों? तबीयत नहीं ठीक उसकी तो। अच्छा, मिसिंग भी हो जाती है कभी बीच में? नहीं, बस हम आए हैं जी 3-4 दिन से। हमें फिर होती है एक पंजाबी में कहते हैं ना, तांग होती है। और हम आए हैं कल्याण शरीफ में जी। तो वो तमाम इंटरनेशनली जितने भी पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं सब इस वक्त वहाँ पे हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अजीम दरगाह है। तो वहाँ जो सिलसिला है मौसीकी का कवाली की स्टाइल में वो वहाँ सुना जाता है। तो वो इतने दिन फिर दरबारों पे इट्स लाइक फेस्टिवल जी। तो वो फिर थोड़ी थोड़ी आपको पता है वहाँ तकलीफें भी होती हैं। तो वो बीमार था। तो उसने कहा जी कि मैं मेरा सलाम पेश कर दीजिए। अच्छा, दरगाह, ये दरगाही म्यूजिक है एक तरह से कव्वाली जो है। रीजन और ताल्लुक जो है वो तो बेसिकली हमारे दरबारों से, मज़ारों से और दरगाहों से है। अब यहाँ से बढ़कर ये पूरी दुनिया में फैल गया और पूरी दुनिया में सराइत करी। आप जब एक दरगाह पे पढ़ते हैं, और माशाल्लाह आजकल तो वर्ल्ड टूर भी बहुत आप लोग दुनिया में भर घूम भी रहे हैं, क्या फ़र्क होता है किसी दरगाह पे बैठ के पढ़ने में और किसी इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने परफॉर्म? बात ये होता है जी कि इंटरनेशनली हम लोगों ने, वैसे भी दुनियादार तो होता है इंसान, तो इस कवाली को जो आपने अभी अनाउंस किया है कि हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो हमारी अपना लाइफस्टाइल है। ठीक है कि कवाली ज़रूर होनी चाहिए। जैसे इशफाक अहमद कहते हैं कि ये लोग जो है ना जब गाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी मुगलिया दौर की इमारत से कोई स्कॉश प्लेयर्स बरामद हो रहे हैं। अच्छा। तो अब हमारी दीवारें या हमारी बिल्डिंग जो है वो मजबूत है हमारे वालिद बख्शी सलामत साहब की वजह से। तो अब हम जो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके रूल्स में रह के। तो सूफियाना अगर रंग है तो उसको क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फर्क इतना होता है कि आप स्पिरिचुअली बड़ा स्ट्रांग फील करते हैं अपने आप को व्हेन आप परफॉर्म करते हैं दरबारों पे। ठीक है, तो एक स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता है। और जब आप किसी हॉल में,
किसी वेरी पॉश एरियाज जाते हैं हम लोग, वहाँ कुछ और माहौल होता है। कवाली यही होती है, ठीक है, करते उसको भी यही है, तासीर बदल जाती है, बस सिर्फ लोग और हमारी प्रेजेंटेशन, ठीक है, वो लिटिल बिट फर्क हो जाती है। अच्छा, बातें करने के साथ साथ जावेद साहब शुरू करें किसी एक कलाम से जनाब। एक जी हम पहले ही आपको बता दें, बहुत ही खूबसूरत आइटम है जो फर्स्ट टाइम किसी चैनल पे, वैसे आप लोगों को है ये कि हम फर्स्ट टाइम आपके यहाँ ही गाते हैं, हाँ, बाकी ठीक है, शुक्रिया, गाते हैं, लेकिन ये पहली परफॉर्मेंस है इस आइटम की जो आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सामने बैठ के रो रो के तेनू हाल सुनो रहना है, तू बोल पवे ना बोल माया असा ते रहना तेरे को, तू बोल पवे ना बोल माया असा ते रहना तेरे को। सगा पगा दी जानी पगा पगा बोल पवे ना बोल माया असा ते रहना तेरे को, बोल पवे ना बोल वे माया असा रहना तेरे कोल कोल बोल पवे ना बोल माया असा ते रहना तेरे को, असा ते रहना तेरे कोल माया असा ते रहना तेरे कोल। हाँ करनी नित जियारत तेरी, करनी
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਕੰਮੰਦਾ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਗਰੇ ਰੇਗਾ ਬੰਪਾ ਪਾ ਮੰਗਰੇ ਗਰੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ Saga Panita Garani Sani Paga Paga Bol Pavena Bol Maya Asati Rehna Tere Ko Tere Agge Sajda Karna Tere Agge Sajda Karna Tere Agge Sajda Karna ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੜਕੜੀ ਤੋਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੜਕੜੀ ਤੋਲ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੜਕੜੀ ਤੋਲ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, बख्शी सलामत साहब के जो गाए हुए आइटम हैं वो तो अब जैसे कहते हैं ना एक आर्काइवल वैल्यू है उनकी, उसको तो सुनना हर एक शख्स को बहुत अच्छा लगता है। ये नए आइटम्स को लोग कैसे लेते हैं जब आप उन्हें बनाते हैं और गाते हैं? असल में माशाल्लाह सारा ज़हूर तो उनका ही है ना, वाला साहब का, लेकिन ये एक शौक़ होता है, लगन होती है कि मैं थोड़ा सा इस आइटम को इस तरह चेंज करके गाऊं। तो मुझे अगर दुनिया में सरकार दो आलम ने इज़्ज़त दी है तो इसी वजह से दी है कि मैं हर आइटम जो है पुराने बुज़ुर्गों का भी वो भी मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ कि ये यानी कि नाम मेरा है कि ये जावेद सलामत ने किया। अच्छा, ज़बरदस्त। नहीं, एक्चुअली ये होता है जी कि अब एक चैनल पे एक प्रोग्राम हो रहा है, सो आई डोंट वांट टू अनाउंस द चैनल नेम, राग रागनियों पे हो रहा है प्रोग्राम। अब हमें ये सोचना चाहिए कि कोई अगर माल कौंस है, कोई अगर दरबारी है, कोई भी राग जो है वो 2014 में आ चुका है, सही, तो वो शक्ल उसकी वही रहेगी, लेकिन उसमें क्या क्या खेल आप खेल सकते हैं 2014 के, सही, क्योंकि अब हर दौर की एक बात रही है। अब हम टेक्नोलॉजी में भी उतने ही स्ट्रांग हो चुके हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा हर दौर के अपने कुछ राग होते हैं। 2014, अब तो 2015 आ गया, 2015 का कोई आप समझते हैं कोई खास राग? राग कोई नहीं बदला, राग सदियों से वही चले आ रहे हैं। प्रॉब्लम मैं ये जो कह रहा हूँ कि जैसे हम चेंज हो रहे हैं, सही, कभी हैंडफोन नहीं था हमारे पास, अब है, तो अब अगर कोई एक राग जो आप समझते हैं ज्यादा दिल को छू रहा है इस दौर में, ज्यादा इस दौर में देखिए बहुत सारी कॉम्पोजिशन कल्याण में हुई है, कल्याण ठाट की है, कुछ दरबारी में लोग बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, दरबारी इज फैशन आल्सो। अच्छा, तो अब आगे बहुत पसंद करते हैं। अब आगे जो आप हमें आइटम सुनाएंगे वो किस उसमें है, वो किस राग में, किस उसमें होगा?
कभी फिर आवांगे तो सारे राग दसा फिर एक एक दसा हम गा रहे हैं जी। हमने ये दिस आइटम इज वेरी वेरी पॉपुलर इन यूरोप कंट्रीज। पिया घर आया को हमने चेंज किया। अच्छा, ये आपने हमेशा सुना एक कॉम्पोजिशन। अच्छा, अब ये हमारा यूरोप में तो पॉपुलर हुआ, यहाँ भी हर चैनल पे गाया गया। चले जी, हम ये लेकिन वो उसको हमने चेंज कैसे किया है कि उसकी जो रवायत थी वो बहुत अच्छी थी, वो बुजुर्गों की है, उसको सलाम करते हैं। लेकिन जब आपका ज़हन अल्लाह ने दिया है नए आपको, अंदाज से, सही। तो वो चेंज होना चाहिए। हम ब्रेक के बाद उसको- आपको ये नया अंदाज जो है वो सुनवाएंगे। सो जनाब खुश आमदीद और सब खैर। हमारी आज की रेसिपी भी आपके सामने डिस्प्ले पे, ट्राउट विद तंदूरी हमने मसाला जो है वो आपको बताई है कि किस तरह से आप इसको तंदूरी सॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ वेरिएशंस भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बॉइल्ड राइस भी। लेकिन ट्राउट जो है ये पाकिस्तान में अवेलेबल एक बहुत ही ख़ास किस्म की मछली है जो इस मौसम में बहुत अवेलेबल होती है। अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो कि इसको किसी तरह से हासिल कर सकें तो इसको टेस्ट को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और हमारे जो ख़ास तौर पे ठंडे इलाके हैं वहाँ पर तो बहुत आत में है ये, और बाकी इन इलाकों में भी इस मौसम में ये दस्तयाब होती है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे यकीन है फ्लेवर आपको ज़रूर पसंद आएगा। फ्लेवर की बात हो रही है तो एक और फ्लेवर जो यहाँ पे मौसीकी का है जो कि रूखी ग़िज़ा है, उसके लिए BJS कवाल साहब हमारे साथ हैं, ये सब लोग। और आपने हमें बताया कि पिया घर आया को आपने एक नए अंदाज में किया है कंपोज, तो मैं आपसे उसकी दरख्वास्त करती हूँ कि वो आप सुनाएं। मेरा पिया घर आया, आया नी मेरा पिया घर आया, आया नी मेरा पिया घर आया। एनू देख लवो रज रज के नी, आया नी मेरा पिया घर आया, आया नी मेरा पिया घर आया, आया नी मेरा पिया घर आया। सयोट में सारी रात आया नी मेरा पिया घर आया, आया नी मेरा आया नी पिया घर, 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 आया अज जाके आग कमीनी दे, आया नी पिया घर, आया नी पिया घर, आया नी पिया घर, आया नी पिया घर, आया नी मैं शक्कर बंदा, नी मैं शक्कर बंदा अज पीर बनावा, आया घर, आया नी पिया घर, आया नी पिया घर, आया नी पिया घर, आया नी पिया घर। बजे शहानान हज बाजा, बजे शहाना मुतरब सुगड़ा ताल तराना, मुतरब सुगड़ा ताल तराना। भूल गया बुजू नमाज दुगाना, भूल गया बुजू नमाज दुगाना। प्याले भर भर देवे कलाल नी, आया नी मेरा पिया घर आया, पिया घर आया सानू अल्लाह ने मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह भी मिला। अज होया फजल
मदा नी दा मा नी दा गा मा दा नी सा नी दा मा गा रे गा रे सा पिया रे आया नी पिया घर आया नी पिया घर मदा नी सा नी दा मा गा रे सा गा मदा नी दा सा सरे नी रे सा सा गा मा दा मा गा गा मा रे नी दा मा दा नी सा गा रे नी सा सा गा मा दा नी गा मा गा मा रे नी रे सा सा आया नी पिया घर 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 आया पिया घर आया नी पिया घर निक्षयो बाग लगे मोरे आंगन को पिया घर आया नी पिया घर आया नी पिया घर पिया घर आया पिया घर आया ओ पिया घर आया पिया घर आया नी पिया घर आया नी पिया घर आया नी ओ बुले शौदी सेज प्यारी बुल्ले शादी सेज प्यारी बुल्ले शादी सेज प्यारी तामे हारन हारे तारी तामे हारन हारे ताई किवे किवे अज आ गई बारी किवे किवे अज आ गई बारी अज विछड़न होया मुहाल नी आया नी आया नी आया नी आया नी मेरा पिया घर आया आया नी मेरा पिया घर आया आया नी मेरा पिया घर आया पिया घर आया नी 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 पिया घर बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर उसके बाद मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज BGS कवाल हमारे साथ और इनका खूबसूरत अंदाज़ और कलाम जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अच्छा, डांट कितनी किसको ज़्यादा पड़ती है? जावेद साहब की। सारों की पढ़नी चाहिए, पढ़ जाती है। अच्छा, प्रॉब्लम। कौन ज़्यादा अच्छी तरह जावेद साहब बर्दाश्त कर जाता है, कौन ज़रा आगे से मूड दिखाता है? तकरीबन सारे ही सारे मूड दिखाते हैं कि बर्दाश्त कर जाते हैं? बर्दाश्त भी करते हैं, मूड भी दिखाते हैं। मूड भी दिखाते मुझे हैं। नहीं दिखाना तो किसको दिखाना है? अच्छा, और आप मतलब डांटने से भी नहीं रुकते? हाँ, सही। बाद में इनसे ये नहीं हो रहा, मौसम की हमसे वजह वो से नहीं हो रहा। मौसम की वजह से वो हो जाता है। हाँ जी। ज्यादा सर्दी हो तो मैं लाइव प्रोग्राम चल रहा है हाँ फॉर जी। एग्जांपल, हाँ ये नहीं बर्दाश्त हो रहा। अब आवाम देख रही है ना, हाँ,
इनका वही हाल होता है, एक्सप्रेशन देने लग जाते हैं बीच में। आपने देखा है ना? मैंने भी देखा है। लेकिन मैं लाइवली बताना चाह रहा हूँ कि इनको ये नहीं समझ आई आज तक कि नहीं देना, बड़े भाई हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पता है क्या, ये इनकी वही हालत होती है जो प्रोग्राम के दौरान मेरी होती है। यही काम हो रहा है क्योंकि मेरी भी अपनी टीम से यही हालत चल रही होती है, कैमरा जरा इधर से उधर होता है, मैं कहती हूँ इसको आप ये कह सकते हैं, ये एक एटीट्यूड होता है बंदे की अपनी महवियत का। वो हर बंदा अपनी महवियत रखता है और वो मतलब, और जब आपने एक तरह से प्लान किया होता है तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज का। दिस इज लाइक सूफी थिंकर। दूसरा ये होता है जी, आर्टिस्ट कोई भी हो, जितना मर्जी बड़ा हो, गाने का कोई वक्त होता है। अच्छा। अल्लाह की रहमत होती है उस पर। सही। कोई टाइम आता है, उसका रिचाव हो जाता है। कभी रिचाव नहीं होता तो लड़ पड़े, गलत बात। सही। वक्त कभी कभी बनता है। मुझे बताइएगा, आप तो मतलब साहबजादे हैं, औलाद हैं, बख्शी सलामत साहब को अल्लाह ताला ने क्या नाम और क्या मुकाम दिया था, तो क्या बात है ना, कुछ शेयर करें हमारे साथ कि क्या ख़ास ऐसा उनकी ज़िंदगी, उनके मामलात में था जो कि आप समझते हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बड़ा नाम और मुकाम दिया था। वो बताइए। असल में वो इंसान भी बहुत बड़े थे, गायक भी बहुत बड़े थे। ये जो रचाओ की उन्होंने बात की है, हाँ जी, तो उनके तो तकरीबन हर कलाम में रचा था वो। ये असल फर्ज दुआ का सिलसिला है। सही। ये दुआ से हर काम जो है वो मंजिल मकसूद पे पहुंचता है। पता है क्या है जो वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, हाँ। या वो जिस तरह कह रहे हैं, ये हमारी रोजी है। एवरी टाइम हम चाहते हैं कि रिचाव होना चाहिए, तो चाहते हैं, हाँ। लेकिन सम टाइम कोई भी बंदा, उसी मेहंदी हसन साहब को हमने देखा है कि वो कह रहे हैं मेहंदी हसन साहब गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू नो। वक्त ऐसी चीज है कि अब हम ब्रेक पे आपको बता रहे हैं, हम बड़े सच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, हम आपको ब्रेक में बता रहे हैं कि हमें 8-10 दिन हो गए हम काम पे, यू नो, रबीउल अव्वल चल रहे हैं, ठीक है जी। अब रात को यकीन मानिए हम 4-5 बजे सोए, तो वो क्या सोना है कि अब 8 बजे आपके लिए तैयारी शुरू हो गई, तो लेकिन आवाज आप वो रेस्ट चाहता है, ठीक है, ठीक है जी। अब हम पब्लिकली गा रहे हैं, सही, पब्लिकली गा रहे हैं, मतलब जो हमारी असल रवायात हैं, जो असल कुछ नहीं है, हमारा बीजेएस है, वो हम बीजेएस नहीं आपके सामने आए, कभी अल्लाह ने चाहा आते हैं दोबारा तो फिर बीजेएस आएगा, ठीक है। फिर आपने ये नहीं कहना कौन वो सुनाए, हम बीजेएस सुनाएंगे। अच्छा चलिए, मैं अभी भी नहीं कुछ कहती, मतलब वो रिलेट करेगा अब्बा जी से, बिल्कुल से। अच्छा अभी क्या सुनाने जा रहे हैं? हम लियोन बाहर ना, एक लियोन मुल्क है, शहर है, ठीक है, तो मुझे 104 बुखार हो, बहुत तबीयत मेरी ख़राब। असल में स्केड्यूल जो इतना टाइट था कि मैं इनसे लड़ा कि भाई यार मेरी तो पिन्नियाँ भी सूज गई हैं, मोटी हो गई हैं, सफ़र कर करके। तो स्टेज पे बैठ गए, यूनिवर्सिटी की तमाम गोरियाँ आ गई जिनके वो तिल ज़्यादा होते हैं मुंह पे। अच्छा। तो अब मैं सीधा पहने होते हैं जिन्होंने, हाँ, अच्छा मैं अब सीधा गा रहा हूँ जैसे कि अब गा रहे हैं, सही। तो वो सारे लोग जो मेरे मैनेजर, मेरा छोटा भाई अयूब आफी उसका नाम है, वो आके कहने लगी कि ये वो जो इस्लामत नहीं, जिनको दी लाइन ऑफ दी कवाली का खिताब मिला है, एनर्जेटिक कवाल का खिताब मिला है, ये वो नहीं। तो भाई मेरा पीछे से आके, जावेद भाई आप वो जैसे अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं वो करें आप, वो सारी गोरियां जो वो नाराज हो रही। जब मैं जरा अपने अंग में आया तो सारियां खुश हो गई, सारी गोरियां खुश हो गई। मुझे चाहे अब 110 बुखार हो जाए। गोरियों को ऐसा नहीं है, वो हमारा जो है दुनिया एवी नहीं घूम हुई, या दुनिया एवी घूम नहीं रहे, वो एक हमारा पैटर्न है, एक तो है। वो लेकिन हम हमेशा अनाउंस करते हैं कि हमारी ऑलवेज गैदरिंग जो है वो उन कम्युनिटीज की रही है, उन नेशंस की रही है, सही, कि अगर हम फ्रेंच में गाए हैं, फ्रांस गाए तो उन लोगों को सुनाया है, ठीक है, ज्यादा वो लोग बैठते हैं लोकल कम्युनिटी में, उनको सुनाया, उनकी कम्युनिटीज। और सबसे बड़ी बात ये कि जापान में जापानीज लैंग्वेज में उनको एटम सुनाया है, उसके लिए आपने जुबान सीखी? ये एक वाकया था जी, हमने लुक के एक हमारा आइटम है, लुक हमने गाया इधर,
इंज लुक लुक के ना मार सजन, वो उनको अच्छा लगा, बीट वाज गुड, सारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी। तो हमारी एक गाइडर उन्होंने दी हुई थी, तो वो आई तो कहती इन्होंने बड़ा लाइक किया आपको, तो ये क्या ट्रांसलेशन है इसकी? हमने बताया कि इंज लुक लुक के ना मार सजन, दिस एंड दैट। ये अंग्रेजी में बताने लगे उनको उसने कहा कि अगर मैं ट्रांसलेट करूं इन वर्ड्स को, काकू रे नाई दे मोनो देसो, अभी भी मुझे याद है। अच्छा। हम कहते हैं आजा आजा, हैं गोशे गोशे मोनो दासी। अच्छा। जब ये आइटम हमने शुरू किया तो 48 एकड़ में फेस्टिवल था जो खड़ा हो गया कि ये वाहद आर्टिस्ट देखे जिन्होंने जापानीज जबान में भी गा दिया। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मिनट 5 थे हमारे पास, सही, जैसे आपके पास 5 मिनट थे या 2 मिनट थे, हमारे पास भी इसी तरह 1 मिनट 1.5 मिनट तक की ब्रेक है। तो ब्रेक में ये सारा काम हुआ, सही। सो हमने रिपीट किया, रिपीट भी फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा, और अच्छा हो किसी फेस्टिवल पे आप नहीं रिपीट नहीं हो सकते। जबरदस्त। तो ये हुआ था जी। थैंक यू जी। अब हम ये चाहते हैं कि माही रुसिया में जान ना जी। ये अबू की कंपोजिशन है। वो माही रुसिया में जान न देनी, वो माही रुसिया में जान न देनी, दुखाचे कानू जान बसदी, माही रुसिया में जान न देनी, दुखाचे कानू जान बसदी, माही रुसिया में जान न देनी। माही रुसिया में जान न देगी, 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 दुखाचे कानू जान बसदी, दुखाचे कानू जान बसदी, ओ जीवे मन का मना ओनू लैंदी, ओ जीवे मन का मना ओनू लैंदी, दुखाचे कानू जान बसदी, जीवे मन का मना ओनू लैंदी, दुखाचे कानू कानू जान बसदी, जीवे मन का मना ओनू लैंदी, दुखाचे कानू जान बसदी, जीवे मन का मना ओनू लैंदी, दुखाचे कानू जान बसदी, ये जीवे मन का ये मना ओनू लैंदी, जीवे मन का मैं मना ओनू लैंदी, जीवे मन का मना ओनू लैंदी, जीवे मन का मना ओनू लैंदी, मैं मना ओनू लैंदी, मैं मना ओनू लैंदी, जीवे मन का गल पलड़ा हाथ जोड़ के, जीवे मन का मैं मना ओनू लैंदी, जीवे मन का मैं मना ओनू लैंदी, जीवे मन का ये पता लगदा जे चोरी चोरी जावना, पता लगदा जे चोरी चोरी जावना, पता लगदा जे चोरी चोरी जावना, लगदा पता लगदा जे चोरी चोरी जावना, लगदा पता लगदा जे चोरी चोरी, लगदा लगदा पता लगदा जे चोरी चोरी जावना, लगदा पता लगदा जे चोरी चोरी जावना,
मैं राती पैरा रखती पता लगदा जे चोरी चोरी पता लगदा जे चोरी चोरी नींदर नाल मैं प्यार ना कर दी मेरी जान ना ए दुख सहंदी हो पता लगदा जे चोरी चोरी लगदा लगदा पता लगदा जे चोरी चोरी लगदा पता ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਉਹ ਜਦ ਤੁਰਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈ पता लगदा जे चोरी चोरी लगदा लगदा पता लगदा जे चोरी चोरी ਹਾਂ ਪਤਾ लगदा जे चोरी चोरी जावना ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਵਣਾ मुड़ के पैर साडे वेड़े नहीं हो पावना ਉਹ ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ वो जी भर के नजारा कर लेंदी दुखा चे कानू जान फसदी जी भर के नजारा कर लेंदी दुखा चे ਕਾਨੂੰ ਧੰਨ ਫਸਦੀ जी भर के नजारा कर लेंदी दुखा चे कानू जान फसदी जी भर के नजारा कर लेंदी दुखा चे कानू जान फसदी भर के नजारा कर ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ जी भर के नजारा ਐ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ लेंदी जी भर के मैं नजारा कर लेंदी जी भर के उठ सोने सोने दिल पर माही दागी भर के नजारा मैं नजारा कर लेंदी जी भर के नजारा कर लेंदी जी भर के नजारा कर लेंदी दुखा चे कानू जान फसदी हाँ कितों सिखिया परीत ला के नसना कितों सिखिया परीत ला के नसना कितों सिखिया परीत ला के कितों सिखिया परीत ला के नसना ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ पता भी ना दसना चांदी वारी कोई पता भी ना दसना ਕਿਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਨਸਣਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ पता भी ना दसना ਤਾਂਗ ਸਜਣਾ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ हाँ तांग सजना दी हर वेले रहंदी दुखां च कानू जान फसदी तांग सजना दी हर वेले रहंदी दुखां च कानू जान फसदी तांग सजना दी हर वेले रहंदी दुखां च कानू जान फसदी ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂਗ सजना दी हर वेले रहंदी दुखां च कानू जान फसदी हर वेले ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੀ ਆਏ ਨੇ ਹੁਨਰ ਸਿੰਗਾਰ ਸਜਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ माही क्यों चिल्लाए मेरे माही क्यों चिल्लाए उजड़ी दी चौक बसावण के तांग सजना दी हर वेले रहंदी दुखां च कानू जान बचदी माही जुसेड़ा वे जान दुखां च कानू जान बचदी माही जुसेड़ा वे जान दुखां च कानू जान बचदी ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर मुलाकात।
जी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ रहे। वक्त आपसे इजाज़त लेने का हो गया। इसी दुआ के साथ आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर। और अल्लाह हाफ़िज़ से पहले एक और खूबसूरत सा कलाम BJ कवाल का, जो कि आज हमारे मेहमान हैं, और ये कलाम भी बड़ा खूबसूरत है। जी क्या मतलब ये था? पामे तू जान न जान वेड़े आवड़ में, वेड़े आवड़ माही। चलिए बाबा बुल्ले शाह जबरदस्त। थैंक यू जी। तमाम थकावट, तमाम सफर, तमाम मुश्किलात के बावजूद हम तो कह गए हैं सब कुछ, सब लोगों को बता दिए। नो प्रॉब्लम। सोना अच्छा ते तेरे बन देवे माया पावे तू जान न जान रे तेरे आवड़ मेरे पावे